my name is Manish and today we are going to start Democratic Resurgence, new topic Jayaprakash Narayan, class 12 Political Science. So without any further delay, let's open the first topic. So in this topic we are going to talk about Jayaprakash Narayan. अब जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था वो 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था सिताब दियारा विलेज के अंदर, और उस समय ये आपका ब्रिटिश इंडिया था और प्रेजेंट में अब ये क्या है, उत्तर प्रदेश है। इनके फादर का नाम था हर्षुल दयाल, वो एक जूनियर थे, जूनियर ऑफिशियल्स थे कैनल डिपार्टमेंट के अंदर। और जब जयप्रकाश नारायण वो जवान हुए, यानी जब वो यूथ बन चुके थे, तो उनकी जो थिंकिंग थी वो मार्क्सिस्ट थी। मार्क्सिस्ट मतलब जो कार्ल मार्क्स से की आइडियोलॉजी से जो प्रभावित होते हैं उनको मार्क्सिस्ट बोलते हैं। और ये फाउंडर भी थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एंड सोशलिस्ट पार्टी के, और इन दोनों ही पार्टी के ये क्या रहे, जनरल सेक्रेटरी भी रहे। अ हीरो ऑफ द 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। अब देखो 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के ये क्या थे, हीरो भी माने जाते हैं। आगे बात करेंगे कि जब नेहरू ने इनको 1955 में बुलाया तो इन्होंने नेहरू के कैबिनेट को ज्वाइन करने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। और 1955 में इन्होंने पॉलिटिक्स से भी क्या ले लिया था, संन्यास ले लिया था, और इन्होंने गांधीयन आइडियोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया था और क्या बन गए थे, गांधीयन बन गए थे। गांधीयन उसको बोलते तो गांधीयन आइडियोलॉजी को अडॉप्ट कर लेते हैं। ही वॉज इन्वॉल्व इन भूदान मूवमेंट, और भूदान मूवमेंट में भी ये क्या रहे, इन्वॉल्व रहे। पीस इनिशिएटिव इन कश्मीर एंश्योर्ड द सरेंडर ऑफ डकैत्स इन चंबल। यहाँ तक कि इन्होंने बहुत सारी चीजों को लेकर जैसे कश्मीर में इन्होंने शांति की बात की, और चंबल में उस समय डकैत बहुत ज्यादा हुआ करते थे, तो ये डकैतों को भी समझाया करते थे कि आप लोग ऐसा ना करके क्या करें, सरेंडर कर दे। लीडर ऑफ बिहार मूवमेंट। अब देखो बिहार मूवमेंट में जो मेन लीडर था वो जयप्रकाश नारायण थे। इन्होंने बिहार मूवमेंट में छात्रों के साथ मिलकर क्या किया था, स्ट्रगल किया था। became the symbol of opposition to emergency and was moving force behind the formation of the जनता पार्टी। अब ये अपोजिशन ने जो इमरजेंसी इम्पोज की थी, उनके पीछे जो मेन सिंबल था वो यही था, जयप्रकाश नारायण ही था, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी और उन्होंने इमरजेंसी इम्पोज कर दी थी। महंगाई बहुत ज्यादा थी, करप्शन बहुत ज्यादा था, जिसके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया। was moving force behind the formation of जनता पार्टी। यहाँ तक कि कांग्रेस को चैलेंज करने वाली जो पॉलिटिकल पार्टी थी जनता पार्टी, उसके फॉर्मेशन में भी जयप्रकाश नारायण का क्या था, हाथ था। अगर इनकी एजुकेशन की बात करें तो जेपी was 9 years old when he left his village to enroll in 7th class at पटना। कि जब वो 9 साल के थे तो पटना में 7th क्लास में उन्होंने क्या किया था, एनरोल किया था, एडमिशन लिया था अपने गांव को छोड़कर। और वो स्टार्टिंग से ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, और 1918 में उन्होंने क्या किया, अपने स्कूल को कंप्लीट किया। बाद में इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मेरिट स्कॉलरशिप भी जीती पटना कॉलेज से। काफी ब्राइट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। फॉर हिज हायर स्टडीज, अपने हायर स्टडीज के लिए फिर ये यूएसए चले गए 1922 में। वहां पर इन्होंने अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए बहुत सारी जॉब्स भी की, and experience made him aware about the difficulties faced by the working class। अब देखो जब ये काम करते थे वर्कर्स के साथ मिलकर, तो उसी एक्सपीरियंस से ये अवेयर हुए कि किस किस तरह की डिफिकल्टीज वर्किंग क्लास को क्या करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। अब देखो ये जो इंस्पायर्ड थे कार्ल मार्क्स के वर्क से, बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, और उसमें वर्ल्ड में कार्ल मार्क्स बहुत की जो आइडियोलॉजी थी वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, और कहीं ना कहीं डीपली ये एमएन रॉय से भी क्या थे, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे। और 1929 में ये जब पूरी तरीके से इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो मार्क्सिस्ट हो चुकी थी, और 1929 में ये फिर यूएसए से भारत लौटते, और भारत लौटते ही ये ज्वाइन कर लेते आईएनसी को। ही ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन इन्विटेशन ऑफ नेहरू। नेहरू इन्हें इन्विटेशन देते हैं कि आप इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या करिए, ज्वाइन करिए। He became very active in Indian independence movement, और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी ये इनका जो पार्टिसिपेशन था बहुत ही ज्यादा एक्टिव था। और इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया, जिसकी वजह से इनको 1932 में क्या हुई थी, जेल हो गई थी। और जब ये जेल में थे, जेल में ही इनकी राम मनोहर लोहिया और जो बाकी सोशलिस्ट माइंडेड लीडर्स थे उनके साथ इनकी क्या होती है, मुलाकात होती है।
अगर हम इनके रोल की बात करें एज ए सोशलिस्ट लीडर, कि एज ए सोशलिस्ट लीडर इनका रोल क्या था, तो कहता है जब ये जेल से छूटे तो इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की फाउंडेशन की 1934 के अंदर, और इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में, जब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट आपका चल रहा था, तो ये इस मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ तो ये अंडरग्राउंड मूवमेंट था, यानी ये चुप छुपा कर इस मूवमेंट में क्या करते थे, पार्टिसिपेट करते थे। एंड फिर इनको 1943 में अरेस्ट कर लिया गया फाइनली, और फिर इनको क्या कहते हैं 1946 के बाद इनको रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया। 1948 में ही लेफ्ट द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, मतलब इन्होंने जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी इन्होंने लेफ्ट कर दी थी, एंड लेटर बिकेम द मेंबर ऑफ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी इन 1952, और 1952 में ये क्या बन जाते हैं, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बन जाते हैं। बात करेंगे भूदान मूवमेंट की। देखो जब इनका पॉलिटिकल पार्टी से इंटरेस्ट खत्म हो गया तो इसके बाद इन्होंने भूदान जो मूवमेंट था उसको क्या कर लिया, इन्होंने ज्वाइन कर लिया। और ये जो भूदान मूवमेंट था इसकी फाउंडेशन की थी विनोबा भावे ने 1951 के अंदर। एंड 1959 में दोबारा से इन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया जेपी नारायण ने पॉलिटिक्स के अंदर, एंड ही आर्ग्यूड फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। यहाँ तक कि इन्होंने आर्गुमेंट भी दिया कि इंडियन पॉलिटी को हमें दोबारा से क्या करना चाहिए, रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए बाय मींस ऑफ फोर टायर हायरार्की। और जो ये आर्गुमेंट था उसका मतलब यही था कि हायरार्की 4 चीजों के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, जिसमें विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड यूनियन काउंसिल की इन्होंने क्या की, बात की। और मूवमेंट की बात करेंगे जिनको जेपी नारायण ने लीड किया। 1974 में नवनिर्माण आंदोलन मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। गुजरात आस्क्ड जेपी टू लीड पीसफुल एजिटेशन, कि भाई जब गुजरात के अंदर 1974 के अंदर महंगाई जब चरम सीमा पर थी तो गुजरात के स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ तक कि मोरारजी देसाई ने भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, भूख हड़ताल की, और इन्होंने ही फिर जेपी नारायण को बुलाया कि आप भी हमारे साथ शामिल हो जाइए और मिलकर क्या करिए, एजिटेशन करिए, यानी आंदोलन करिए। और गुजरात को तो इन्होंने लीड किया ही, और जेपी ने बिहार मूवमेंट को भी लीड किया, जिसकी शुरुआत स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट, मतलब इस प्रोटेस्ट की जो शुरुआत की थी वो बिहार स्टूडेंट ने की थी, और ये भी किसके अगेंस्ट की थी, करप्शन के अगेंस्ट की थी, जो कि बिहार गवर्नमेंट उस समय कर रही थी। बात करेंगे टोटल रेवोल्यूशन की। अब कहता है कि 5 जून 1974 को जेपी ने एक फेमस स्पीच दी पटना के अंदर, और ये दी थी आपकी गांधी मैदान के अंदर, और वहां पर इन्होंने डिमांड की टोटल रेवोल्यूशन। टोटल रेवोल्यूशन मींस हो गया कि भाई अगर हमने ये मूवमेंट करना है तो ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, मींस ये ऑल ओवर कंट्री में इसको हम क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे। इसी का मतलब क्या था, टोटल रेवोल्यूशन की जेपी नारायण जी क्या करते थे, बात करते थे। अब ये जो मूवमेंट था बाद में इसको टोटल मूवमेंट के नाम से तो जाना, और इसको जेपी मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। On midnight of 25th June 1975, इंदिरा गांधी प्रोक्लेम्ड नेशनल इमरजेंसी। अब जब जेपी नारायण हाथ धो के कांग्रेस के पीछे पड़े हुए थे तो मजबूरन इंदिरा गांधी क्या लगा देती है, जो प्रेसिडेंट होते हैं फखरुद्दीन अली अहमद, उनको वो रिकमेंड करती हैं और कहती हैं कि इमरजेंसी प्रोक्लेम कर देते हैं इंडिया के अंदर, और 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा दी जाती है। जेपी प्रोटेस्ट अगेन इन रामलीला ग्राउंड विद 1 लाख पीपल। अब जब जेपी नारायण प्रोटेस्ट कर रहे थे रामलीला ग्राउंड के अंदर तो 1 लाख लोगों ने इस मूवमेंट में क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था, पार्टिसिपेट किया था। और जेपी डिटेन बाय द गवर्नमेंट, और जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे अगले दिन इमरजेंसी लगा दी जाती है तो जेपी को अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल के अंदर डाल दिया जाता है। एंड उनको फिर 12 नवंबर 1975 को उनको रिलीज कर दिया जाता है, क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो जाती है, यानी उनकी कहते हैं कि किडनी क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। बात करेंगे कि जेपी एस्टेब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट नॉन कांग्रेस पार्टी। वो जेपी ही थे जो कांग्रेस पार्टी को साइड में करके एक नॉन कांग्रेस पार्टी को गवर्नमेंट में लेके आते हैं, सेंटर में लेके आते हैं 1977 में। और फिर 8 अक्टूबर 1979 में जस्ट 3 days बिफोर हिज बर्थडे, यानी उनके जन्मदिन से 3 दिन पहले ही उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है पटना के अंदर बिहार में। अगर हम अवार्ड की बात करें तो 1965 में इनको एक अवार्ड
प्रेजेंट किया गया, और वो अवार्ड था रमन मैग्सेसे अवार्ड। और ये किस चीज के लिए इनको दिया गया था? पब्लिक सर्विस के लिए इनको ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया था। और जब ये मर चुके थे, इनकी डेथ हो चुकी थी, तो इनके क्या कहते हैं, ही वॉज ऑनर्ड विद, मतलब इनको सम्मानित किया गया भारत रत्न से, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। और ये अवार्ड इनको दिया गया था 1999 में इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज सोशल वर्क, इनके सोशल वर्क के लिए इनको दिया गया था। अब बात कर लेते हैं इनकी आइडियोलॉजी की, कि भाई ये बिलीव करते थे सोशलिज्म में। सोशलिज्म तो आप सभी को पता ही है कि जहां पर रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और सारे रिसोर्सेज किसके कंट्रोल में होते हैं? गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। उस आइडिया को हम क्या बोलते हैं? सोशलिज्म बोलते हैं। अब कहते हैं कि इन 1946 में इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, और उस आर्टिकल का नाम था माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म, कि भाई मेरा जो सोशलिज्म की जो पिक्चर है वो कैसी है। तो इसमें चार चीजों की उन्होंने बात की। पहली कहता है कि कोऑपरेटिव फार्म्स रन बाय द विलेज पंचायत, कि भाई जितने भी कोऑपरेटिव फार्म्स है उनको रन कौन करेगा? विलेज पंचायत रन करेगी। दूसरी ये बात करते हैं कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ओन एंड मैनेज बाय द कम्युनिटी, की जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो उनकी खुद की होंगी और इनको मैनेज कौन करेगा? कम्युनिटी करेगी। अब तीसरी चीज कहते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइज अंडर प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव, कि भाई जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो ऑर्गेनाइज की जाएंगी, और किसके अंदर ऑर्गेनाइज की जाएंगी? जो कोऑपरेटिव प्रोड्यूसर्स है उनके अंदर। एंड द लास्ट पॉइंट कहता है कि स्टेट्स रोल टू बी लिमिटेड एंड टू बी डेमोक्रेटाइज, कि भाई स्टेट का जो रोल होना चाहिए वो लिमिटेड होना चाहिए एंड डेमोक्रेटाइज होना चाहिए, कि उसमें लोगों की जो आइडियाज हैं, वैल्यूज हैं, वो क्या होनी चाहिए? फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। अब बात करते हैं सर्वोदया की। अब अगर हम बात करते हैं सर्वोदया में, तो कहते हैं जेपी ने ये जो आइडिया बोरो किया था, ये गांधी जी से इन्होंने क्या किया था? बोरो किया था। और सर्वोदया का मीनिंग हो गया एब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट, की ऐसी गवर्नमेंट जिसमें गवर्नमेंट का क्या हो? एब्सेंस हो। अब इनके विजन की बात करें, यानी दूरदृष्टि की बात करें, तो इनकी विजन था डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज मतलब हो गया कि स्टेट टू सेंटर एंड सेंटर टू लोकल, की पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर देना, कि सेंटर क्या करेगी? अपनी पावर को स्टेट को देगी, और स्टेट किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी? लोकल गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इस प्रोसेस को हम डिसेंट्रलाइज बोलते हैं। अब कहता है इसमें पार्टिसिपेटरी भी होनी चाहिए, इगैलिटेरियन भी होनी चाहिए। और इगैलिटेरियन मतलब इक्वल, इक्वल यानी सोशल को लेकर, इकोनॉमिक्स को लेकर, पॉलिटिकल ऑर्डर को लेकर। और ये सारी चीजें किस चीज के लिए है? ये देश के लिए है। ऐसा इनका विजन था, ऐसी इनकी दृष्टि थी। अब कहते हैं कि इवन इफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट, कि अगर सच में ही गवर्नमेंट मौजूद है, तो पावर ऑफ इट शुड बी डिसेंट्रलाइज एट सच लेवल दैट नो वन शुड बी एबल टू डोमिनेट एनीवन, कि अगर गवर्नमेंट सचमुच मौजूद है, उसका कोई अस्तित्व है, तो पावर को इस तरीके से डिसेंट्रलाइज करना चाहिए कि कोई एक सिंगल इस योग्य ना हो जाए कि वो किसी दूसरे के ऊपर क्या कर सके? अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर सके, अपना दबदबा बना सके। तो ये इनकी आइडियोलॉजी थी सर्वोदया को लेकर। तो वो सर्वोदया में भी ये तीन डायमेंशंस की बात करते हैं। पहला है आपका सोशल, दूसरा है आपका पॉलिटिकल, और तीसरा है आपका इकोनॉमिक। अब ये तीनों की बात करते हैं। कहते हैं थ्रू टोटल रेवोल्यूशन ही वांटेड टू डिसेंट्रलाइज द ऑल पावर इन द हैंड ऑफ द मासेस, कि भाई वो टोटल रेवोल्यूशन के थ्रू क्या करना चाहते थे? डिसेंट्रलाइज करना चाहते थे सारी पावर को इन द हैंड ऑफ द मासेस। मासेस मतलब यहाँ लोगों को कह रहे हैं। बट दिस कैन बी ओवरकम बाय द एजुकेटिंग पीपल एंड कोऑपरेशन, कि हम इसको भाई काबू में भी कर सकते हैं, ओवरकम भी कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? कि जब लोग एजुकेटेड होंगे और वो क्या करेंगे? कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे से। अब बात आ जाती है जयप्रकाश नारायण इज नोन फॉर 3 की कॉन्ट्रीब्यूशंस, कि भाई वो 3 की कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए भी उनको जाना जाता था। पहली होगी फाइट फॉर द करप्शन, वो करप्शन के लिए फाइट करना चाहते थे। दूसरा उनका सिद्धांत था प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म, वो कम्युनिटेरियन सोशलिज्म की बात करते थे, यानी एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट की बात नहीं करते थे। यानी डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशलिज्म आना चाहिए, लेकिन कम्युनिटी, हर कम्युनिटी को साथ लेकर आना चाहिए। तीसरा कहता है कि चैंपियन ऑफ टोटल रेवोल्यूशन, कि भाई वो टोटल रेवोल्यूशन के चैंपियनिंग में भी क्या करते थे? वो बिलीव करते थे। जयप्रकाश नारायण was the first leader in post-independence India who undertook a tirade against corruption through the participation of youth,
particularly in Gujarat and Bihar. अब तो जयप्रकाश नारायण पहले ऐसे लीडर थे जो इंडिया के आजाद होने के बाद अपोजिशन पार्टी को क्रिटिसाइज करने का काम किया, वो भी करप्शन के लिए, जिसमें उन्होंने यूथ को पार्टिसिपेशन के लिए एनकरेज किया, स्पेशली गुजरात एंड बिहार के स्टूडेंट्स को। अब बात करते हैं कि इन्होंने भाई वकालत भी की ऑफिस ऑफ लोकपाल अगेंस्ट करप्शन। इनका क्या मानना था कि भाई लोकपाल होना चाहिए हर ऑफिस में और इससे ही करप्शन क्या होगा, खत्म होगा। अब जो इनका प्रिंसिपल था कम्युनिटेरियन सोशलिज्म का, व्यूज इंडिया एज ए सोसाइटी ऑफ कम्युनिटी, जिसमें कम्युनिटेरियन सोशलिज्म में जो इनका व्यूज था वो था कि इंडिया एक सोसाइटी है कम्युनिटीज की, जो क्या करती रहती है, तीन कीज लेयर्स के ऊपर एनकम्पासिस है, यानी ये जो तीन की लेयर्स है वो कम्युनिटेरियन सोशलिज्म में क्या है, हमारी इंक्लूड है, शामिल है। और वो तीन चीजें क्या क्या है, पहली है कम्युनिटी, दूसरा है रीजन और तीसरा है राष्ट्र। राष्ट्र मतलब नेशन। अब कहता है कि ऑल कंबाइनिंग टुगेदर एज एन एग्जांपल ऑफ ट्रू फेडरेशन, कि अगर हम तीनों ही चीजों को कंबाइन कर देते हैं, एक साथ लेके आते हैं, तो ये एग्जांपल बन जाता है ट्रू फेडरेशन का, बेस्ड ऑन द अबव प्रिंसिपल। और ये इन तीनों ही प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। जयप्रकाश नारायण एडवोकेटेड, यानी वो वकालत भी करते थे कि भाई इंडिविजुअल, सोसाइटी, स्टेट, इन सब का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। और किसके थ्रू होना चाहिए, टोटल रेवोल्यूशन के थ्रू होना चाहिए। इसके थ्रू होना चाहिए, टोटल रेवोल्यूशन के थ्रू। अब कहते हैं उसकी तो कॉल थी टोटल रेवोल्यूशन की, सॉट टू एनकम्पास मोरल, कल्चर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल एंड इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, कि भाई उनकी जो कॉल थी टोटल रेवोल्यूशन की, इसके अंदर मोरल, कल्चर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल एंड इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीजें क्या थी, शामिल थी। अब कहते हैं कि हिज पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूडेड द राइट टू रिकॉल, कि भाई उनकी जो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है इसके अंदर राइट टू रिकॉल भी आपकी क्या है, शामिल है। और जो इम्पोर्टेंस है विलेज मोहल्ले समिति की, वो भी होनी चाहिए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर। यहाँ तक कि उन्होंने जो ऊपर के लोग हैं उनको कहा कि पॉलिटिकल स्ट्रगल को ज्वाइन कीजिए, ताकि कंट्री की पॉलिटिक्स को हम क्या रख सके, क्लीन रख सके, साफ सुथरी रख सके। So this was all about this lecture. I hope everything is clear to all. If you have any doubt, you can write to us. Till then, goodbye. Don't forget to subscribe our channel and hit the like button. इस पीपीटी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर इसे देख सकते हैं। टिल देन, गुड बाय।